इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए समाज में आए दिन कोई ना कोई सिरदर्द सामने आता रहता है। सोशल मीडिया का दायरा काफी बड़ा होता है। हर आम और खास इससे सीधे तौर पर कनेक्ट करता है, अपने रिएक्शन से शेयर कर सकता है। एक तरफ तो ये कनेक्टिविटी अवेयरनेस के लिहाज से वरदान है, लेकिन दूसरी तरफ जरा सी बात पर सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाती है, समाज में अस्थिरता का भाव पैदा करती है। देखते ही देखते मामला बड़ा हो जाता है। मुद्दा वायरल हुआ नहीं कि मामले को लेकर देशव्यापी बवाल शुरू हो जाता है। कल हमने आपको फिल्म कल की संभल के पोस्टर पर छिड़े घमासान की स्टोरी दिखाई थी। कैसे एक पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस सड़कों पर आ गई। संभल का रक्त रंजित इतिहास एक बार फिर चर्चा में आ गया। लोगों का ध्यान इस गंभीर मसले की ओर गया। अब आज दो फिल्मों से जुड़ा दो नया विवाद सामने आ गया। पहला है घूसखोर पंडित, जिसमें विवाद का मुद्दा एक पंडित को घूसखोर दिखाना बना। सबसे पहले सोशल मीडिया पर देश के ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों का रिएक्शन आना शुरू हुआ और फिर भोपाल, जयपुर समेत कई जगहों पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरा विवाद गोदान फिल्म को लेकर शुरू हो गया। फिल्म में कई ऐसी बातें डायलॉग में शामिल की गई हैं जिससे हिंदू मुसलमान के बीच घमासान शुरू हो गया। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें वो फिल्म के एक सीन और डायलॉग को लेकर ऐतराज जता रहे हैं। उन्हें लगता है इससे उनकी छवि खराब होती है। ऐसी फिल्म समाज में खाई पैदा करती है। ये स्थिति बनती दिखी है। आप बदलते दौर का फर्क देखिए। आज सोशल मीडिया के दौर में मामला कैसे तूल पकड़ता है, ये समझिए। नाम एक है, विषय एक है, काल बदला है, हालात बदले हैं। गोदान नाम काफी स्टैब्लिश है। यह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के बेहद चर्चित उपन्यास का नाम है, जिसे भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। स्टोरी भारत के ग्रामीण परिवेश में गाय के महत्व के इर्द गिर्द बुनी गई है। उसी तरह मूवी गोदान भी गाय पर आधारित है, लेकिन इसके जरिए गौवंश की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है। आज भी भारत और सनातन संस्कृति में गाय का विशेष महत्व कायम है। भारतीय समाज में गाय सिर्फ एक पशु ही नहीं, बल्कि पूजनीय होने के साथ ही गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। साथ ही गाय में देवताओं का निवास भी माना जाता है। लेकिन मसला वहां बिगड़ता है जब इसी देश में रहने वाला मुस्लिम समाज एक बड़ा तबका गाय को सिर्फ एक जानवर मानता है और वो गाय के साथ उसी तरीके से पेश भी आता है। गाय उसके लिए आस्था की नहीं, कारोबार की चीज है। गाय की तस्करी, गौमांस की ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों में मुस्लिम समाज का यह तबका शामिल रहता है, जिसकी वजह से समय समय पर इससे जुड़ी खबरें भी सामने आती रहती हैं। देश के बहुसंख्य हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचती रहती है और ऐसे मामले बार बार दोनों ही समाजों के बीच टकराव की वजह भी बनते रहते हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटे हुए गोदान फिल्म सिनेमाघरों में कल रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में आ गई है। फिल्म के कुछ डायलॉग्स और सीन पर विवाद खड़ा हो गया है। विवादित सीन में एक पुलिस वाला एक टोपी वाले के सिर पर बंदूक तानकर बोलता है कि गाय को रोटी खिलाने वाला और रोटी से गाय को खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। ट्रेलर के इस हिस्से पर बवाल होने के बाद फिलहाल इस ट्रेलर से इसको हटा करके एक बार फिर से इसको रिलीज किया गया, लेकिन जब तक हटाया गया तब तक तो ये हिस्सा वायरल हो चुका था। इसे लेकर मुस्लिम समाज नाराज है। फिल्म निर्माताओं पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा है। फिल्म को बायकॉट करने की मांग की जा रही है, जबकि हिंदू पक्ष के अपने तर्क हैं, जो गौवंश की सुरक्षा के मसले को बेहद खास मानता है। बॉलीवुड वालों ने ही एक नया हरबा निकाल लिया है, नफरत बोर्ड। वो धर्म के नाम पर मूवी बनाते हैं, नफरत फैलाने वाला काम करते हैं। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि इस तरह की मूवी जो भी आए उसका बाइकॉट होना चाहिए। और हमें याद रखना चाहिए, खुसूसन मजहब इस्लाम इस तरह चीजों की इजाजत नहीं देता।
हम गाय को बचाना है तो हमको इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और संपूर्ण बहिष्कार का समय आ गया है। जो बात सही है उसको सही रूप में, उसको क्यों कोई कहता है कि हमारे को बात गलत लग रही है, हमारे को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। टारगेट नहीं किया जा रहा है, सत्य सामने लाया जा रहा है। सत्य जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, वो सामने बताया जा रहा है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट, मैं तो बोलूँगी हर हिंदू को, हर हिंदू को ये पिक्चर देखनी चाहिए, जिनको भी गौ माता से प्रेम है, पूजा है, और उनके अंदर माँ का आप दृष्टि देखते हो, माँ भगवती जैसे आप उनकी पूजा करते हो, तो ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। फिल्म गोदान के निर्माता निर्देशक विनोद चौधरी पीछे 1 फरवरी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और मूवी का पोस्टर ट्रेलर लॉन्च किया। साथ ही फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री करने की भी मांग की, जबकि छत्तीसगढ़ में तो सीएम साय ने ट्रेलर लॉन्च करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन इस बीच मुसलमानों का एक खेमा ऐसा भी सामने आया जिन्होंने इस विवाद से अलग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की ही मांग कर दी। उत्तर प्रदेश हुकूमत से भी, मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार से भी मैं दोनों सरकारों से मुतालबा करता हूं, मेरी मांग है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। गोदान फिल्म पर बवाल अभी थमने वाला नहीं है। संभावना तो यही दिख रही है कि फिल्म सामने आने के बाद कोई और नया एंगल सामने आ सकता है, जिस पर हिंदू मुसलमान वाला कोई नया घमासान देखने को मिल सकता है। अब बात घूसखोर पंडित की भी कर देते हैं। नेटफ्लिक्स पर अभिनेता मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया। देश के कई शहरों में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरकर फिल्म के टाइटल का विरोध कर रहा है। भोपाल, उज्जैन, जयपुर जैसे शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। ब्राह्मण समाज को लगता है फिल्म के टाइटल में पंडित शब्द पूरे समाज को ही इंगित करता है। पंडित के आगे घूसखोर लिखना मतलब पूरे पंडित समाज यानी पूरे ब्राह्मण समाज को घूसखोर बताने जैसा है। और वर्ण वर्ग के लोग नहीं हो सकते। ये बॉलीवुड का जो एक दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसी फिल्म बना के और सबको बांटने का कार्य करती है। ऐसे फिल्म का बहिष्कार हो और जिसने बनाया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। दिया गया, जो नाम दिया गया वो बिल्कुल गलत है। मतलब इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। इससे एक ब्राह्मण समाज के प्रति गलत मैसेज जाएगा और आप मतलब घूसखोर पंडित की इस प्रकार की बातें, घूसखोर पंडित क्या करेगा? वो तो बेचारा अपना पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करके जो दक्षिणा दी जाती है उसी में संतुष्ट होता है। ये बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी जाति विशेष को इस तरह से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। कैरेक्टर की जाति की जगह कैरेक्टर के नाम को हाईलाइट किया जा सकता है, लेकिन यह ट्रेंड नया नहीं है। आपको याद होगा, पुरानी फिल्मों में बनिया को हमेशा सूदखोर लाला के रूप में दिखाया जाता था। एक ऐसा विलन जो लोगों से गलत तरीके से सूद वसूला करता था, पर्दे पर उसका खौफ बोलता था। तो एक तरीके से यह एस्टैब्लिश हो ही गया था कि बनिया मतलब सूदखोर लाला, गरीबों का शोषण करने वाला। जबकि सबको पता है बनिया बिरादरी देश की उन्नति में सबसे बड़ी भागीदार है। देश का बड़ा कारोबारी हित उन्होंने ही संभाल रखा है। घूसखोर पंडित नाम पर शुरू हुआ संग्राम अभी थमने वाला नहीं है। ब्राह्मणों के विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। फिल्म में क्या है ये भी जान लीजिए। फिल्म में मनोज बाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्हें दिल्ली में पंडित के नाम से जाना जाता है। फिल्म में उन्हें भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है। फिल्म टीजर के मुताबिक दीक्षित 20 साल पहले एसआई के रूप में भर्ती हुए थे और अपने किए गए कारनामों की वजह से उन्हें बार बार डिमोट भी किया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 3 फरवरी को मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर रिलीज किया। रिलीज से पहले ही फिल्म के टाइटल को लेकर विवादों में यह फंस गई। फिल्म के टाइटल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी गई है और इसमें आरोप लगाया गया है
कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय के प्रति अपमानजनक है। घूसखोर पंडित को लेकर जिस तरह से माहौल बन रहा है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन जारी है। लगता तो यही है, आने वाले दिनों में फिल्म के निर्माता निर्देशकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो 2 फिल्में, ठीक है, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, समाज, कहते फिल्में समाज का आईना होती हैं और सबसे बेहतर तो फिल्में वही ना कि जो समाज की सही चीज़ों को दर्शाएं, आईने के तौर पर रिफ्लेक्ट करें। अगर ऐसी स्टोरीज को लेकर के आ रहे हैं और उसमें जिसको भी रोल दिया गया, प्रियंका, मुझे लगता है कि ये उस कैरेक्टर की जीत होती है कि नेगेटिव रोल अगर उसका है, यानी शीर्षक के स्टोरी की मूल भावना को अगर समझ करके रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ वो जीत जाता है। यहीं पर आगे फिल्म क्या सक्सेस करेगी, किस तरीके का कारोबार करेगी, वो बाद की बात होती है। और उस मूल भावना को अगर कैरेक्टर को जी रहा है तो जीत वहां नजर आती है। लेकिन सवाल है ना प्रियंका कि इन चीजों को लेकर के इतनी नुक्ताचीनी करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल मनोज, देखिए ये चीज़ जब भी कोई फिल्म या इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आती है तो उन पर 2 पक्ष हमेशा दिखाई देते हैं, एक पक्ष में होता है, एक विपक्ष में होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि रचनात्मक स्वतंत्रता, देखिए अधिकार है उसका, लेकिन आपको ये भी देखकर चलना पड़ेगा कि कोई समुदाय को ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए। और देखिए आखिरी जो फैसला होता है वो तो कानून का ही होता है और उसी के लिए काफ़ी सारे बोर्ड्स भी बनाए गए होते हैं। तो उन सब चीज़ों के थ्रू पास होकर ही जो रिजल्ट निकलता है वो उन सब चीज़ों से पास होकर ही निकलता है। तो अगर उसमें किसी तरह की फैक्ट्स है, अगर वो गलत है तो वो चीज़ हटा दी जाती है, लेकिन अगर वो फैक्चुअली जो गलत नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर उससे मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, लेकिन है तो अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। बिल्कुल। अगली स्टोरी का रुख करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो पिछले कुछ दिनों से आपने एक खबर जरूर देखी होगी। दिल्ली में लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। कहीं लिखा है 15 दिन में 800 लोग लापता, कहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली अब सुरक्षित नहीं रही। कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या राजधानी की गलियों में किडनैपर खुलेआम घूम रहे। कुछ पोस्ट में इसे महिला सुरक्षा से जोड़ा गया है तो कुछ में बच्चों की सेफ्टी पर सवाल खड़े किए गए हैं। देश की राजधानी के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं और हर माँ बाप के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। 15 दिन में 800 लोग कैसे गायब हो गए? इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जब ये खबर सामने आई तो दिल्ली में रहने वाला हर शख्स सतर्क हो गया। मेट्रो में, बस स्टैंड पर, कॉलोनीज में, हर जगह एक ही चर्चा, कहीं हमारा बच्चा अगला नंबर तो नहीं, कहीं हमारा घर अगली खबर तो नहीं बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हालात उतने भयावह हैं जितने सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, या फिर डर के इस माहौल के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे समझे बिना हम सिर्फ पैनिक कर रहे हैं? आज इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको आंकड़े भी बताएंगे, दिल्ली पुलिस का पक्ष भी बताएंगे क्या है, और ये भी समझाएगी कि घबराने की जरूरत है या फिर इस मामले को समझने की जरूरत है। आइए पहले उन आंकड़ों को समझते हैं जिनकी वजह से ये बहस शुरू हुई। साल 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 807 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई। इनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां रही हैं, 298 पुरुष और 191 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। आसान भाषा में समझे तो हर दिन औसतन 54 लोग लापता हुए और इनमें हर दिन करीब 13 बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और यही वजह है कि दिल्ली के माता पिता सबसे ज्यादा परेशान हैं। लेकिन यही रुक जाना सही नहीं है। पूरी तस्वीर तब सामने आती है जब हम ये देखते हैं कि इनमें से कितने लोग बाद में मिल जाते हैं। पुलिस के मुताबिक इन 807 मामलों में से अब तक 235 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है, जबकि 572 लोग अभी भी लापता है। सवाल उठता है, जो लोग ट्रेस नहीं हो पाए उनके साथ क्या हुआ? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन हर मामला अपराध से जुड़ा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई केस घर छोड़ने, भाग जाने, गलतफहमी या देर से सूचना देने से भी जुड़े होते हैं। अब जरा इस खबर को एक और एंगल से समझिए, क्योंकि सिर्फ संख्या सुनकर डर जाना आसान होता है, लेकिन असल तस्वीर तब सामने आती है जब हम इसे सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। दिल्ली में इस वक्त करीब 209 पुलिस थाने हैं जो पूरी राजधानी को कवर करते हैं। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ मानी जाती है, यानी औसतन हर एक पुलिस थाने के जिम्मे करीब 90 से 95 हजार लोग आते हैं। अब इसी हिसाब से अगर 1 से 15 जनवरी के बीच दर्ज हुए 807 लापता मामलों को इन 209 थानों में बांटकर देखें तो औसतन हर थाने के इलाके में करीब 3 से 4 लोग लापता हुए। यानी तस्वीर डराने वाली जरूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर थाना रोज दर्जनों लापता मामलों से जूझ रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है।
ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है। तो पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपने सुना। अब जरा एक कदम पीछे चलिए और लंबे समय का डेटा देखते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2016 से अब तक हर साल करीब 23 से 24 हजार लोग लापता होने की शिकायत दर्ज होती रही है, यानी पिछले करीब एक दशक में यह आंकड़ा लगभग स्थिर है। दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी है, लेकिन लापता लोगों की संख्या में कोई अचानक विस्फोट नहीं हुआ है। 2016 से 2026 के बीच कुल 2,32,000 से ज्यादा लोग लापता दर्ज हुए हैं, जिनमें से करीब 1,80,000 लोगों को ढूंढ लिया गया है। रिकवरी रेट लगभग 77% है, मतलब हर 10 में से करीब 8 लोग पुलिस को बाद में मिल जाते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चुनौती बड़ी है, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर नहीं है। हाँ, महिलाओं के लापता होने के मामलों में बढ़ोतरी जरूर दिखी है। 2016 में जहां ये संख्या करीब 1600 थी, वहीं 2025 में ये बढ़कर 5,500 से ज्यादा हो गई है। पुलिस का तर्क भी है इस पर कि कई मामलों में लोग स्वेच्छा से घर छोड़ते हैं और वापस लौटने की सूचना देर से देते हैं या फिर देते ही नहीं है, जिससे आंकड़े लंबे समय तक लंबित रहते हैं। अब सवाल ये कि पुलिस क्या कर रही है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस का दावा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति लापता होता है, तुरंत टीम सक्रिय हो जाती है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आश्रय गृह, हर जगह तलाश शुरू हो जाती है। ऑपरेशन मिलाप जैसे अभियान खास तौर पर लापता बच्चों और महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर, AI टूल्स और डेटा एनालिसिस पुलिस की मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के लिए जिपनेट यानी जोनल इंटीग्रेटेड नेटवर्क नाम की एक आधिकारिक वेबसाइट बनाई है और इस वेबसाइट पर FIR दर्ज होते ही लापता व्यक्ति की जानकारी अपलोड कर दी जाती है। नाम, फोटो, FIR नंबर और ट्रैकिंग स्टेटस, यानी अब परिवार सिर्फ थाने के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ऑनलाइन भी स्टेटस देख सकते हैं। और ये सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश है ताकि अफवाहों की जगह सही जानकारी सामने आ पाए। इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि घबराना नहीं है, समझदारी से सतर्क रहना है, क्योंकि आंकड़े चिंता जरूर बढ़ाते हैं। लेकिन ये कहना कि दिल्ली अचानक असुरक्षित हो गई, पूरी सच्चाई देखिए ये नहीं है। हर लापता मामला अपराध नहीं होता है और हर केस हमेशा के लिए गुमशुदगी नहीं बनता। फिर भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लापता होता है तो तुरंत FIR दर्ज कराएं, जिपनेट पर जानकारी चेक करें और अफवाहों से तो आपको सबसे पहले बचना है। सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाली पोस्ट देखने से पहले सवाल पूछें, क्या ये पूरी सच्चाई है? निष्कर्ष साफ है, दिल्ली के आंकड़े डराते जरूर हैं, लेकिन तस्वीर उतनी काली नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। सावधानी जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, लेकिन पैनिक नहीं, क्योंकि डर से समाधान नहीं निकलता। समाधान निकलता है सही जानकारी और जिम्मेदारी से, जो आज हमने आपको देने की कोशिश की है। और अब आज की तीसरी स्टोरी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई तरह के मॉडल अपनाए हैं, जिसका जिक्र हमने कल भी देशकाल के दौरान किया था। और इनमें सबसे हिट मॉडल है बुलडोजर एक्शन वाला मॉडल, जिससे अवैध कब्जाधारी थर-थर कांपते हैं और गुंडे मवाली खौफ खाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज सिर्फ बुलडोजर नहीं चल रहे हैं, बल्कि एक सियासी और प्रशासनिक संदेश भी जमीन पर लिखा जा रहा है। योगी सरकार का दावा है कि सिर्फ एक दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। मथुरा से लेकर लखनऊ, रामपुर, ग्रेटर नोएडा, चंदौली और प्रतापगढ़ तक जहां अवैध निर्माण था, वहां बुलडोजर न सिर्फ पहुंचा बल्कि जमकर गरजा। 700 करोड़ रुपए का अवैध कब्जा तो सिर्फ 2 शहरों में ही मुक्त करा दिया गया। मथुरा में 400 करोड़ की जमीन, तो ग्रेटर नोएडा में हेरिटेज सिटी के रास्ते की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी पर से अवैध कब्जा छुड़वा दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि विकास के रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा उसे हटाया जाएगा। सरकार के हिसाब से बुलडोजर सिर्फ एक हैवी व्हीकल नहीं है, बल्कि अवैध कब्जा और किसी के साथ नाइंसाफी या धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। आज हम योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की नीति का विश्लेषण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से बुलडोजर एक्शन लगातार चर्चा में है। योगी सरकार का मैसेज क्लियर है, अपराध चाहे माफिया करे, भूमाफिया करे या दंगाई, कानून सबके लिए बराबर है। जो सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे, जो गरीबों की जमीन हड़प कर महल खड़े कर रहे थे, जो अदालतों के नोटिस को रद्दी समझा करते थे, आज वही लोग बुलडोजर एक्शन होने पर रो रहे हैं।
सरकार का कहना है आज बेशक बुलडोजर एक्शन को लेकर हाय तौबा मची हुई है, लेकिन बुलडोजर अचानक नहीं चलता है। पहले नोटिस, फिर सुनवाई, फिर कानूनी प्रक्रिया और उसके बाद ही कानून सम्मत कार्रवाई होती है। सीएम योगी ये बात बार बार दोहराते रहे हैं, याद दिलाते रहते हैं, जो भी कब्जा करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा, किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बनकर के उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था, धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। इसका बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। तो अब आप महज 24 घंटे में यूपी के अलग अलग शहरों में हुए बुलडोजर कार्रवाई को देखिए और समझिए। कुछ बड़ी घटनाएं तो आपको बताते ही हम। आप सबसे पहले मथुरा की बात कर लेते हैं आपके सामने। मथुरा में बुलडोजर एक्शन सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र में अवैध कब्जे पर बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि यहां करीब 400 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। मथुरा में हेरिटेज सिटी के रास्ते में रोड़ा बन रही अवैध कॉलोनियों को योगी फोर्स ने जमींदोज किया और हैरानी है कि बार बार वार्निंग के बाद भी माफिया पर कोई असर नहीं हो रहा था और इस एक्शन के जरिए सरकार ने संदेश दिया कि आस्था और अवैध निर्माण साथ साथ नहीं चल सकते हैं। प्रशासन का तर्क है ये जमीन लंबे समय से माफिया के नियंत्रण में थी और आज पक्का हिसाब कर दिया गया है। तो 3 बड़े मुद्दों का विश्लेषण हमने किया है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार जुड़िए रात 7:50 पर और देखिए देश का। और हमारी आज की इन स्टोरीज पर अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जुड़कर जरूर बताइएगा। साथ ही किसी खबर पर आप हमसे विश्लेषण चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। नमस्कार।